नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ओशंस करंट्स और ओशंस करंट्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महासागरों के अंतर्गत ओशंस करंट्स मूव करती है, क्या क्या विशेषताओं के साथ वह चलती है और विश्व के अलग अलग भागों में पाए जाने वाले अलग अलग महासागरों के अंतर्गत किस प्रकार से ये धाराएं चलती है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बढ़ते हैं आगे। तो प्रत्येक गोलार्ध में व्यापक स्तर पर परिसंचरण यानी जो सर्कुलेशन से एक महासागरीय जलावर्त घूर्णी बनते हैं। महासागरीय जलावर्त घूर्णी जिसे ओशनिक गायर कहा जाता है, महासागरीय धाराओं के बड़े तंत्र हैं, यानी एक बहुत बड़े सिस्टम के रूप में देखे जाते हैं और मुख्य रूप से कोरिलेस इफेक्ट व्यापक पवन गतियों के कारण होता है, यानी जो प्रिवेलिंग विंड्स है और कोरिलेस जो इफेक्ट होता है वो इस गायर को सेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गायर क्या होता है, किस प्रकार से। हमने इससे पहले अब पढ़ा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है उस उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जितने भी जो ओशन करंट है वो चलती है क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उस दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत ये चलती है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज तो ये चलती है दोनों हेमिस्फेयर के अंतर्गत, लेकिन इनमें एक गायर सिस्टम बनता है। गायर सिस्टम का अर्थ हो गया कि ये जो पूरा का पूरा चक्र, एक गायर का अर्थ होता है ये पूरा का पूरा एक चक्र चलेगा। अब ये जो चक्र चलेगा वो किस प्रकार से चलता है, तो कई धाराएं मिलकर इस गायर को बनाती हैं। गायर को किस प्रकार से बनाती है देखिएगा, जैसे कि हमने ये इक्वेटर से अगर काउंट करते हैं यानी 0 डिग्री से हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर एक धारा जो जाएगी, जैसे कि हमने कैरेबियन धारा को कहा, कैरेबियन के बाद यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम आ जाएगी, गल्फ स्ट्रीम के बाद यहाँ पर इरमिंजन धारा, नॉर्वेजियन का धारा, फिर आपका केनी की धारा, या अलग अलग प्रकार की ये धाराएं, यानी कम से कम 4 से 5 धाराएं मिलकर एक ओशंस के अंतर्गत एक पूरा का पूरा सर्कुलेशन सेट करती है। तो ये जो पूरा पूरा जो सर्कुलेशन या सर्कुलर जो डायग्राम बनता है उसे हम गायर के नाम से जानते हैं। भिन्न भिन्न महासागरों में इनकी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी भुजाओं के द्वारा भिन्न भिन्न नामों से इसे प्रदर्शित किया जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त का अर्थ होता है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज गति करते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत हमने कहा कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज चलती है जितने भी ओशंस करंट होती है, और इन्हीं को हम एंटी साइक्लोन्स के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि एंटी साइक्लोन्स भी इन्हीं ओशंस करंट्स की तरफ से या उसी दिशा के अनुरूप चलते हैं। तो पूर्वी तटों पर यानी जो ओशन है उस ओशन के ईस्टर्न जो कोस्ट है और इक्वेटर पर प्रत्येक गोलार्ध के दो जलावर्तों, दो यानी गायर के बीच में अपसारी क्षेत्र में जल का ऊर्ध्वगमन यानी अपवेलिंग होता है। इसके विपरीत गायर की अभिसारी, अभिसारी का अर्थ देखिएगा, सबसे पहले अपसारी को हम समझ लेते हैं कि दो विंड्स इस तरफ यानी वाटर है चाहे विंड्स हैं, अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग या अपसारी, और अगर दो विंड्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग। अब कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग में क्या हो रहा है, तो अपवेलिंग हो रहा है। अपवेलिंग किस प्रकार से होता है देखिएगा, इसको हम समझते हैं। इसको मैं साफ करने के बाद आपको समझाता हूँ। अब अपवेलिंग एंड डाइवर्जिंग किस प्रकार से देखिएगा, अगर दो विंड्स इस प्रकार से मिलेगी तो क्या हो रहा है देखिएगा, दो जलावर्तों यानी दो गायर्स के बीच में अपसारी क्षेत्र में जल का ऊर्ध्वगमन, अपसारी का अर्थ होता है ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन हुई तो वाटर जो रहेगा वह ऊर्ध्व गमन यानी ऊपर की ओर, यानी वाटर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसके विपरीत जलावर्त यानी गायर की अभिसारी यानी कन्वर्जिंग धाराओं के मध्य में पश्चिमी तटों पर, ये पश्चिमी तटों पर होगा, ठीक है, और ये होगा
पूर्वी तटों पर। पश्चिमी तटों पर निचले अक्षांशों में यानी लो लैटिट्यूड्स में जल का अधोगमन यानी डाउन वेलिंग होगा। यानी डाउन वेलिंग का अर्थ होता है ये पानी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से और यहाँ से वाटर यानी यहाँ पर जो वाटर था वह यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेस हुआ तो इसकी जगह को भरने के लिए यानी यहाँ पर जब यहाँ का पानी चला गया, इस तरफ चला गया या इस तरफ चला गया, ऐसी स्थिति में यहाँ पर पानी कम हो गया। तो यहाँ पर पानी कम हो गया तो इसको भरने के लिए या फिर तो ऊपर से पानी आएगा। अब ऊपर से नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ होता है, तो वहाँ पर वाटर का अपवेलिंग होता है और कहीं कहीं पर आपका डाउन वेलिंग होता है। तो डाउन वेलिंग कहाँ होगा? जहाँ पर दो जो ओशन करंट्स है वह कन्वर्ज होगी, तो वहाँ पर डाउन वेलिंग होगा। और जहाँ पर दो ओशन करंट जो है वह डाइवर्ज हो रही है, तो वहाँ पर वाटर का अपवेलिंग होगा, यानी पानी ऊपर की तरफ आएगा या पानी नीचे की तरफ आएगा। तो इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं हम। तो इस डायग्राम में देखिएगा कि दो वाटर देखिएगा, डाउन वेलिंग कहाँ होगा? देखिएगा ये आपके वाटर की करंट इस दिशा में जा रही है और ये वाटर इस दिशा के अंतर्गत जा रही है। ऐसी सिचुएशन में यानी दो ओशन करंट जब एक दूसरे की तरफ जा रही है तो जो वाटर ऊपर का जो वाटर होता है वो नीचे की तरफ डाउन वेल हो रहा है, यानी यहाँ पर डाउन वेलिंग हो रहा है। और इसी प्रकार से अपवेलिंग कहाँ हो रहा है? देखिएगा ये ओशन करंट इस दिशा में जा रही है और ये ओशन करंट इस दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर वाइड हो रहा है और वाटर यहाँ से अप आ रहा है। जहाँ कहीं पर भी ये वाटर अप आएगा तो वहाँ पर नीचे से आपको कोल्ड करंट नीचे देखने को मिलेगी। यानी नॉर्मली जो ओशन की जो सरफेस होती है आपके लो लैटिट्यूड्स के अंतर्गत वहाँ पर वार्म होती है, और वार्म वाले जो रीजन्स के अंतर्गत से अगर पानी डिस्प्लेस कर दिया, देखिएगा यहाँ पर पानी ऑलरेडी गर्म होता है, तो उस गर्म पानी को अगर ये डिस्प्लेस कर लेती है तो नीचे से कोल्ड करंट देखने को मिलती है। और ऐसी सिचुएशन जो है वह जितने भी जो आपके मोस्टली जो आपके यूरोप को छोड़ लिया जाए तो यूरोप के अलावा जितने भी आपके जो कंटिनेंट्स है उसके वेस्टर्न पार्ट पर इसी प्रकार की सिचुएशन, इसी प्रकार का फिनोमेनन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी वहाँ पर आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको वाटर का अपवेलिंग जोन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक फिशिंग जोन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उसके ठीक एडजर्निंग में जो कंटिनेंट का जो पार्ट होगा वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डेजर्ट देखने को मिलेगा, चाहे आप अफ्रीकन रीजन के अंतर्गत आपके कालाहरी या नाबीब का मरुस्थल या सहारा मरुस्थल को देख लीजिए, या फिर आपका साउथ अमेरिका का जो है अटाकामा का मरुस्थल है, मोजावे एंड सोनारान का जो डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका का है, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डेजर्ट है वो भी आपको वहाँ पर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सतह पर, ये तो अंडर वाटर का था, अंडर वाटर भी पानी चलता है और सरफेस पर जो वाटर चलता है वो किस प्रकार से चलता है। तो विभिन्न महासागरों में महासागरीय धाराओं के परिसंचरण यानी सर्कुलेशन की जो दिशा है यानी डायरेक्शन लगभग एक समान दिखाई देती है, लेकिन इनका जो नामकरण है और उसकी जो स्पीड है प्रत्येक महासागर में आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। अब किस प्रकार से होता है, जैसे कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जल धारा ये फर्स्ट है। ठीक है, अब ये फर्स्ट जो करंट होती है ये मूव होती है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत भूमध्य रेखीय गर्म जल धारा अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पश्चिम की ओर बहती है। यानी इसकी जो डायरेक्शन, अब ट्रेड्स किस प्रकार से चलती है, देखिएगा ट्रेड जो चलती है, ट्रेड को ईस्टर्लीज भी कहा जाता है, तो ट्रेड की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट दिशा की तरफ होती है। तो ट्रेड जो चलती है दोनों ही गोलार्धों में यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, ये भी आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। तो ये क्या करती है कि ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पश्चिम, तो इक्वेटर के पास का जितना भी जो वार्म वाटर होता है, चाहे बोथ हेमिस्फीयर की बात करें तो वो वेस्ट की तरफ आपके फ्लो होने लगता है। क्यों फ्लो होता है, तो ये आपके ईस्टर्लीज या जिसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है वह इसको वहाँ से डिस्प्लेस करते हैं। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशंस की बात करें तो उत्तर की और
मानसूनी धारा के साथ मुड़ती रहती है। ये फिनोमिनन बिल्कुल चेंज चलता है जो हिंद महासागर के अंतर्गत आपके इंडियन ओशन जो के अंतर्गत जो चलती हैं। तो 6 महीने के अंतर्गत आपके हवाएं, ये आपका इंडिया का पेनिसुलर एरिया है, आईपी लिख रहा हूँ मैं, इंडियन पेनिसुलर एरिया। तो यहाँ पर 6 महीने इस तरफ चलती है और 6 महीने इस तरफ चलती है। तो इसमें 2 रीजन है, एक तो यहाँ का जो भारत का जो कोस्टल रीजन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी इफेक्ट डालता है, और दूसरा यहाँ पर मोस्टली जो सीजनल विंड्स, मानसूनी जो विंड्स चलती हैं वो भी इसके कारण इसी प्रकार की स्थिति होती है। यह भूमध्य रेखीय धारा तट पर आने के बाद उत्तरी अटलांटिक में मैक्सिको के आसपास गल्फ स्ट्रीम कहलाती, यानी वही विंड जो यहाँ से डिस्प्लेस हुई वो डिस्प्लेस होकर वहाँ पर क्या कहलाती है, आगे गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। बहुत तेज़ गति से चलती है और वार्म करंट है और उत्तर की ओर चलती है, फिर वहाँ पर डिस्प्लेस हो जाती है। तो थोड़ा और आगे जाने के बाद ये वापस 30 वाले एरिया के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ से इस दिशा के अंतर्गत जो चलती है वो चलती है वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज इसकी जो डायरेक्शन होती है उसको मोड़ देती है, और ये जो गल्फ स्ट्रीम पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी वह अब वापस ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। यह मध्य अक्षांशीय यानी जो आपका मिड लैटिट्यूड से क्षेत्र है वहाँ पर पछुआ पवनों की पेटी में उत्तर अटलांटिक धारा के रूप में पश्चिमी यूरोपीय तट पर पहुँचती है। तो ये यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया, नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गया और यूरोप के तट पर पहुँच जाती है, और इस कारण वहाँ पर सर्दियाँ काफ़ी गर्म, मतलब नॉर्मली कंपेरेटिवली काफ़ी गर्म रहती है। इसी प्रकार से उत्तरी प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो क्यूरोशिवो जो धारा है, अब देखिएगा उत्तरी गोलार्ध की बात देखिएगा, यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज चलाया, यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज चलाया है। तो क्लॉकवाइज कहाँ चलती है, देखिएगा क्लॉकवाइज चलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जब भी हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो वहाँ पर जो करंट चलेगी वो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलने को देखने को मिलेगी। उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत क्यूरोशिवो का जो सिस्टम है वो इसी प्रकार से चलता है। जापान से फिलीपींस की तरफ जो बहती है क्यूरोशिवो बहती है, ठीक है। फिर वहाँ पर पछुआ पेटी के प्रभाव में आने के बाद ये आपकी इसकी दिशा यानी डाइवर्ज हो जाती है, इसकी दिशा जो है बदल जाती है और पूर्वी प्रशांत में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इनकी जो दिशाएं हैं वह चेंज होती रहती है। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं कि किस प्रकार से ये दिशाएं, इस डायग्राम के अंतर्गत देख रहे होंगे, आपको पता होगा, देखिएगा यहाँ पर जो रेड साइन से है वो वार्म करंट्स है और जो ब्लू के अंतर्गत है वो कोल्ड करंट्स है। पहले तो देखिएगा वार्म करंट्स की डायरेक्शन क्या है। देखिएगा वार्म करंट्स जितनी है वो इक्वेटर से, इक्वेटर आपकी लाइन ये रही, ये आपकी इक्वेटर लाइन है, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ देखिएगा रेड सारी इधर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, ये भी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, ये आपके इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है। फिर इसकी जो डायरेक्शन देखिएगा नॉर्थ, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है नॉर्थ अटलांटिक गायर। गायर का अर्थ होता है यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पर देखिएगा इंडियन ओशन गायर, यहाँ पर साउथ अटलांटिक गायर, यहाँ पर साउथ पैसिफिक गायर, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक गायर, और यहाँ पर देखिएगा ये पैसिफिक का हिस्सा कुछ इस तरफ आ गया। तो देखिएगा सबसे पहले ओशन करंट कौन सी डेवलप होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक ओशन करंट डेवलप होती है जिसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ये विषुवत रेखीय धारा यहाँ पर ये आपके कैरिबियन सागर है, तो कैरिबियन करंट के रूप में यहाँ पर कैरिबियन सागर में फ्लो करती है, और यहाँ पर ये फ्लोरिडा, देखिएगा इसके नाम चेंज हो जाता है, जिस रीजन के अंतर्गत वो बहती है उस रीजन के नाम से उसका नाम जाना जाता है। तो ये जब करंट जो है यानी नॉर्थ करंट तो ओशन नॉर्थ अटलांटिक करंट ही है, लेकिन जब जिस तट पर, जैसे कि यहाँ पर आप जाएगी तो ये ब्राज़ील के ऊपर से यहाँ पर केनी की धारा के नाम से यहाँ पर डाली जाएगी। जब फ्लोरिडा के कोस्ट में यानी मैक्सिको खाड़ी और फ्लोरिडा के पास पहुँचेगी तो इसी का नाम यहाँ पर फ्लोरिडा करंट हो जाएगा, और फ्लोरिडा करंट के बाद इसका जो नाम होगा वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नाम चेंज हो जाएगा। चेंज किस प्रकार से, जैसे कि ये आगे चली गई तो यहाँ पर आपके इसका नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर पहुँची है, तो यहाँ पर पहुँचते ही यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंतर्गत चलती है आपके पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें इसकी दिशा को यहाँ पर बदल देती हैं, और जैसे ही इसकी जो दिशा, ये पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी, अब ये जो दिशा है इसकी बदल चुकी है और अब ये ईस्ट की तरफ चल। अब दिशा क्यों बदली, क्योंकि जो पछुआ पवनें हैं वेस्टर्ली जो है इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है।
यहाँ पर इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर ऊपर से एक कोल्ड करंट आती है जिसको लैब्राडोर कहा जाता है। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर मिलती है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास। यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है, जहाँ कहीं पर भी कोल्ड एंड वार्म करंट मिलेगी वहाँ पर कोहरा छा जाएगा, और कोहरे छाने की स्थिति में वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन या फिर फिशिंग डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा जोन बन जाता है, इसे अच्छा फिशिंग जोन कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्थ आपका ग्रीनलैंड की धारा आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये नाम चेंज होता है, नॉर्वेजियन की धारा। तो यहाँ पर एक गायर सेट हो गया। अब देखिएगा ये यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और क्लॉकवाइज चलती हुई गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक, और फिर यहाँ से होती हुई यहाँ पर एक कोल्ड करंट चलती है। उस कोल्ड करंट को कहा जाता है कनारी की धारा। अब जहाँ कहीं पर भी कनारी धारा है, देखिएगा ठंडी जल धारा है। पहले तो इस क्लॉकवाइज को समझिए कि ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेगी, यहाँ पर भी नॉर्थ जो ओशंस रहेंगे या नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलेंगे, और जो साउथ हेमिस्फीयर के अंतर्गत ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब यहाँ पर गायर बन रहा है यहाँ पर। अब कोल्ड करंट्स को एक बार पहले देख लेते हैं कि कोल्ड करंट्स देखिएगा यहाँ पर कोल्ड करंट है जिसे कनारी की धारा कहा जाता है, और जहाँ पर कोल्ड करंट पाई जाती है उसके ठीक पास वाले क्षेत्र के अंतर्गत आपको एक एरिड रीजन देखने को मिलेगा। उस एरिड रीजन के नाम, जैसे कि यहाँ पर आपको एक एरिड रीजन देखने को मिलता है, उस एरिड रीजन का नाम है यहाँ पर सहारा, और सहारा डेजर्ट के पीछे ये कारण है कनारी की धारा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बेंगुला कोल्ड करंट है, तो बेंगुला कोल्ड करंट है तो यहाँ पर आपके नामीब का मरुस्थल है जो यहाँ पर अफ्रीकन कंटिनेंट के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा पेरू, ये ब्लू कलर में है यानी कोल्ड करंट है, और कोल्ड करंट है तो यहाँ पर भी आपको एक अटाकामा का मरुस्थल देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट होने के कारण यहाँ पर एक दो छोटे छोटे डेजर्ट देखने को मिलता है, एक तो सोनारान और एक है मोजावाद। इसी प्रकार से यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखिएगा कोल्ड करंट है, तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यानी जो मेजर जितने भी आपके यहाँ पर देखिए, यूरोप के पास यहाँ पर कोल्ड करंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई कोल्ड करंट होती तो यहाँ पर भी आपको एक डेजर्ट देखने को मिलता है। तो जितने भी आपके यहाँ पर देखिए, भारत के पास भी इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन भारत के पास तो यहाँ पर कोई कोल्ड करंट है नहीं। तो कोल्ड करंट जहाँ कहीं पर भी मिलेगी वहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट के अंतर्गत आपको एक डेजर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर कोल्ड करंट पाई जाती है। अब कोल्ड करंट क्यों पाई जाती है, तो यहाँ पर हम सभी जगह पर देखेंगे ये सारे के सारे यहाँ पर कोल्ड करंट जो है, देखिएगा ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन हमने कहा गायर बनता है। अब गायर तो बनता है, ये वार्म आ रही है, वार्म के साथ ही यहाँ पर कोल्ड कैसे हो गई? तो कोल्ड कैसे हो गए, तो उसके पीछे कारण ये जितने भी कोल्ड करंट देख रही है ये वाटर के अपवेलिंग जोन है। अब वाटर के अपवेलिंग जोन्स को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं पर भी वाटर के अपवेलिंग जोन है, इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से जो पानी है वो चला गया, जैसे कि यहाँ पर कोई वार्म वाटर है, अब वार्म वाटर जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, तो नीचे से कोल्ड वाटर जो होगा वह अपवेल होगा, ऊपर की तरफ आएगा। जैसे कि हमने पहले वाले डायग्राम के अंतर्गत देखा कि जहाँ पर दो करंट्स डाइवर्ज होती है तो नीचे से कोल्ड वाटर अप आता है। तो यहाँ पर भी कोल्ड वाटर अप आता है, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर अप आता है, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर अप आता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी वाटर के अपवेलिंग जोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको कोल्ड करंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपका एक गायर यहाँ पर सेट होता है जो नॉर्थ अटलांटिक के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी प्रकार से साउथ अटलांटिक के अंतर्गत देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा ये साउथ इक्वेटोरियल रीजन चली है, तो ये आपकी वार्म करंट है, और जैसे ही आपके ब्राज़ीलियन कोस्ट पर पहुंचती है तो ब्राज़ीलियन कोस्ट पर जाते ही इस करंट का नाम हो जाता है ब्राज़ील करंट। अब ब्राज़ील करंट जो है देखिएगा वार्म करंट है क्योंकि ये इक्वेटर से आ रही है। फिर यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ से इसकी दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो वेस्ट विंड जो ड्रिफ्ट है यानी जो पछुआ पवने हैं उसकी ये डायरेक्शन को इस प्रकार से चल जाती है। यहाँ पर एक अपवाद के रूप में ये कोल्ड करंट, ये वाटर का अपवेलिंग जोन नहीं है,
यहाँ पर फॉकलैंड की एक करंट बहती है जो वाटर अपवेलिंग जोन नहीं होता है, ये इस प्रकार से यहाँ के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के कारण होती है। तो यहाँ पर एक फॉकलैंड की करंट जो कोल्ड करंट है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सर्कल बन गया, फिर यहाँ पर ये वापस सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल है देखिएगा किस प्रकार से चल रही है। ये जो गायर है, साउथ अटलांटिक गायर है, वो चल रहा है एंटी क्लॉक वाइज और ये यहाँ पर चलता है क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ अटलांटिक और ये हो गया आपका साउथ अटलांटिक। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, तो पैसिफिक ओशंस के अंतर्गत भी देखिएगा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर चल रही है। ये रही आपकी किस प्रकार का नेचर है, रेड रंग कलर में है, इसका मतलब हो गया वार्म करंट है। फिर आपके यहाँ पर ये यहाँ से वापस बाहर निकली और यहाँ से क्यूरोशिवो जो एक वार्म करंट के रूप में, यानी क्यूरोशिवो और गल्फ स्ट्रीम का जो नेचर है वो सेम रूप में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से लैब्राडोर और ओशिवो जो है वो आपको सेम नेचर की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो साइकिल बन रहा है या जो गायर बन रहा है वो क्लॉकवाइज बनेगा और जो साउथ रीजन है वहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में